सरकार ने लगता है या तो सारे 2 नंबर के कारोबारियों को छूट दे रखी है। बोर्ड लगता है कि मैं बिकने को तैयार हूँ, कोई जो खरीदार आ जाए। तो कांग्रेस जनों को, किसानों को भी बात समझ आ गई है कि सरकार की नाक कब दबाना है। और जब नाक तो 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना था, लेकिन हो उल्टा रहा कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोग जो है सड़कों पे आ गए। बेरोजगार युवा है। मानो अगर अब एक किसान 100 एकड़ का मालिक, वो 10 लाख रुपए मांगने जाएगा तो बैंक वाले परेशान कर लेंगे उसको, बोलेंगे नहीं दे सकते। एक युवा जाएगा तो बोलेंगे नहीं दे सकते। नमस्कार दोस्तों, आइए आपका अपने चैनल मनपसंदा चैनल में स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सारदिया भविष्य की बात में आपके साथ आया हूं। हमारे साथ बैठे हैं कन्नौज खातेगांव विधानसभा के कांग्रेस से पूर्व विधायक कैलाश जी कुंडल। इनसे आज भविष्य की बात करेंगे, अनेक बातें करेंगे। जिस प्रकार भविष्य में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बड़ी बड़ी समस्या आई है, उस विषय से बात करेंगे सर से। सर एक ऐसे विधायक है, पूर्व विधायक, जिनके बाद कांग्रेस से कोई भी प्रत्याशी यहाँ से जीत नहीं पाया है। और सर से बात करेंगे कि सर आपको आगामी कभी चुनाव में जैसे कि कांग्रेस टिकट देती है तो आप इस क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे। देखिए, बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे मिला मात्र 5 साल, और इस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में 72 से लेकर 2018 तक 46 वर्षों में कांग्रेस का एक विधायक बना है जो आपसे बात कर रहा है। इन 46 वर्षों में मुझे मिले कितने? 5 साल। बहुत सारे काम इस क्षेत्र में अभी भी होना बाकी है, जिसमें मुख्य रूप से तो जो है मेरा जो व्यक्तिगत रूप से खुद किसान हूँ मैं। मेरा लक्ष्य है कि सभी किसानों को खेत तक पानी पहुँचना चाहिए। अगर किसान के पास पानी नहीं हुआ, किसान के पास पानी नहीं पहुँचा, तो मान के चलिए आने वाले समय में क्षेत्र की हालत बहुत ख़राब होगी। दुर्भाग्य देखिए कि आप हमारे क्षेत्र में नर्मदा है, नर्मदा से बहुत से दूसरे ज़िलों में 200-200 किलोमीटर दूर पानी जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। और बीच का हिस्सा जो है बहुत कुछ छूट रहा है उसमें। तो मेरा प्रयास यह रहेगा कि अगर पार्टी मौका देती है, जनता चुनती है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। कुछ गांव अभी ऐसे बच्चे हैं जो रोड से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको रोड से जोड़ा जाए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़े मुद्दे हैं एक्चुअली। स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा जो विद्यालय हैं, इनमें व्यवस्थित व्यवस्था हो, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ये मेरा भविष्य का सपना है। मेरे कार्यकाल में नेमावर के पास उद्योग क्षेत्र की स्थापना हुई थी। 110 एकड़ ज़मीन मैंने लेके मध्य प्रदेश उद्योग विभाग को दिलवाई थी, लेकिन अभी तक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही खड़ा हो पाया, अभी तक कोई उद्योग नहीं डल पाया। जबकि उस समय भी मैंने पत्रकारों को टीवी इंटरव्यू पर कहा था कि मेरा लक्ष्य है कि कम से 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है। इस 110 एकड़ ज़मीन बहुत होती है, उसमें मतलब काफ़ी लोगों को रोजगार मिल सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से कि वर्तमान सरकार 15 साल से है, 16 साल से है, विधायक यहाँ सब बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा उद्योग वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाया। मतलब बेरोजगार लोगों के लिए कोई योजना वो नहीं बना पाए। तो सर हमारा दूसरा सवाल रहेगा आपसे कि ऐसा कौन सा कार्य है जो बीजेपी सरकार मतलब यहाँ पर इस क्षेत्र में अभी तक और भी नहीं कर पाई। जैसा कि आपने बताया वो कार्य तो है और यहाँ लोगों को क्षेत्र में नहीं दे पाई। देखिए, बहुत सारे कार्य हैं, जैसे आज प्रधानमंत्री आवास है। प्रधानमंत्री आवास बहुत सारे आज भी पात्र लोग छूटे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जब प्रधानमंत्री आवास केंद्र सरकार की मदद से चालू किए थे, उस समय जो गाइडलाइन बनी थी कि कौन पात्र रहेंगे, कौन अपात्र रहेंगे, भाजपा के नेताओं ने अपनी सुविधा के अनुसार उसमें पूरा परिवर्तन कर दिया। और जो पात्र लोग आज भी बाहर हैं, उनको भी अभी तक आवास कुटीर नहीं मिली है, और अपात्र लोग उसकी पात्रता में आ गए। जिनको मिली उस समय से कोई आपत्ति नहीं, सबको मिले मकान, पक्के मकान बने, अच्छी बात है। लेकिन उस चक्कर में पात्र आदमी का छूटता है, तो ये निश्चित रूप से शासन की, प्रशासन की और स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ बात जाती है कि उन्होंने इस बात पे गौर नहीं करा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो इस सरकार में होना चाहिए थी, लोग अपेक्षा कर रहे थे, जैसे पहले भी कहा सिंचाई वाली बात। आज सिंचाई की बात वर्तमान विधायक जी, सांसद जी चुपचाप बैठे हैं।
किसानों को लेकर जो आंदोलन यहाँ पर हुए, अभी भूमि अधिग्रहण को लेकर आंदोलन हुए, नालासा में हुआ, इसके पहले दुलवा में हुआ, किसानों को हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारी विधानसभा ग्रामीण विधानसभा है, इसमें लगभग 70% से ज़्यादा मतदाता ग्रामीण क्षेत्र के हैं। ग्रामीण क्षेत्र से मतलब क्या है, या तो किसान है वो या कृषि मजदूर हैं। अगर उनका ध्यान अगर सरकार नहीं रख पाती है, उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रख पाती है, तो निश्चित रूप से शासन की स्थानीय जनप्रतिनिधि एक नाकाबिलियत है, वो इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जिन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। आप खूब उद्घाटन करें, खूब भूमि पूजन करें, खूब अस्पताल बनाएं, स्कूल बनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अस्पताल और स्कूल बनाने से विकास नहीं होगा। ये सीमेंट कंक्रीट की इमारत बनाने से काम नहीं होगा, उसमें भरपूर स्टाफ होना चाहिए। फिर तो आपने अस्पताल खोल दिया, स्टाफ है ही नहीं, स्कूल खोल दिया, स्टाफ है ही नहीं। और अभी मेरे को जानते, जैसे पेपरों में पढ़ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री राइज स्कूल खोलने जा रहे हैं। अरे अभी वर्तमान जो स्कूल हैं उनमें पूरा स्टाफ कर दीजिए आप, तो ही बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो देखिए बड़ी शंका है, मतलब शायद आने वाले समय में सही भी होगा। पहले भी मैंने कहा था कि जो निजीकरण का इनका क्रम चला है, जितने बड़े बड़े विद्यालय हैं, जितने अच्छे स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं, आने वाले समय में देखिएगा कि हो सकता है कि सारे ये निजीकरण में दे दें। और ये अगर ऐसा होता है तो फिर रोजगार के साधन तो ख़त्म हो जाएंगे। जब मैंने स्कूल खरीद लिया तो मैं दूंगा नौकरी, भी सरकार कहाँ देगी। तो सर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सभी सरकार इन पे बात करती है, इसका कोई सल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। तो आप बताइए इसके बारे में क्या है। सारी सरकारें बात करती है और रोजगार निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर आप देखें तो 2014 का जो चुनाव हुआ था, 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कहा था। उसके बाद भी क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? आज 7 साल हो गए लगभग हिसाब से, तो 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना था। लेकिन हो उल्टा रहा है कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोग जो हैं सड़कों पे आ गए। जो आपके कोरोना के कारण जब आपने तालाबंदी करी, कोरोना के कारण जो लोग रोजगार में थे, घर वहाँ से छोड़ के भाग के आए, वो दुर्दशा को याद तो करिए अपन। और कांग्रेस पार्टी पहले भी कहती थी, और 90 के पहले के दशक के चुनाव में सारे राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता था देश पे संपन्नता बढ़े, देश के लोगों की आमदनी बढ़े, आम आदमी उसमें। लेकिन जब से भाजपा के लोग आए हैं, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, इन लोगों ने जो राजनीति का भ्रम पूरा पैटर्न बदल दिया है। अब विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास के साथ धर्म को जोड़ दिया उन्होंने। मंदिर है, मस्जिद है, अभी हिजाब का मुद्दा आ गया। ये सारे मुद्दे आज क्या बेरोजगारी के बड़े मुद्दे हैं। आज पढ़ा लिखा लड़का आपने पढ़ा होगा कि इंजीनियर MBA के लड़के चौकीदारी के लिए, आप चपरासी के लिए आवेदन कर रहे हैं। ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। और अगर ये नहीं तो फिर आप इतने सारे स्कूल कॉलेज क्यों खोल रहे हैं, अगर रोजगार नहीं दे सकते तो सर इस समस्या का समाधान किस तरह से कर सकते हैं आप? सरकार को कुछ नहीं, सरकार को समाधान क्या है, देखिए काबिलियत के आधार पर जो लड़का स्थानीय क्षेत्रों पर, आज आप इंदौर जाएंगे, भोपाल जाएंगे, मुंबई काम करने जाएंगे तो आपको अधिक पैसा खर्च लगेगा। कोशिश ये करने थे कि स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार पैदा हो। स्थानीय, जैसे मैं उदाहरण दिया कि नेमावर में जमीन लगे, नेमावर में अगर कोई उद्योग खुलता है तो वहाँ से आदमी अप डाउन कर सकता है, उसको कम पैसे में काम चल सकता है। लेकिन वही आदमी इंदौर जाएगा तो उसको मकान किराया का चाहिए, हर चीज़ के लिए उसको दूसरी जॉब जानता है। तो स्थानीय स्तर पर या जिला स्तर पर ऐसा प्रयास होना चाहिए कि बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिल सके, और वो इसका समाधान है। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और या फिर हम कॉलेज स्कूलों को जो चला रहे हैं, इस तरह का रोजगार मतलब शिक्षा दे कि जिससे उन्हें नौकरी की आवश्यकता ना पड़े, वो स्वयं अपना रोजगार चालू कर सके और शासन उनको आर्थिक रूप से मदद करे। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, आम आदमी व गरीब परिवार उससे मतलब बहुत परेशान है। महंगाई बढ़ते जा रही है, इनकम बढ़ नहीं रही है, और इससे सरकार इस पे ध्यान देती नहीं है, तो जिससे गरीब वर्ग परेशान है। तो उसके लिए आप बताइए क्या कर सकते हैं? देखिए, कायदे से तो ये प्रश्न सत्ता पक्ष के व्यक्ति से पूछना चाहिए। ये प्रश्न मेरे लिए उचित नहीं, फिर भी मैं आपको जवाब दूंगा कि सरकार की महंगाई जो बढ़ रही है उसके पीछे कारण क्या है। जो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े, हर चीज़ आजकल कन्नौज में जो चीज़ आप खरीद रहे हैं, मान लो कहीं से भी बाहर से आती है,
उसका भाड़ा लग रहा है। आज पहले 50-60 रुपये में आप इंदौर चले जाते थे, आज 150 रुपये में जा रहे हैं। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा। ट्रांसपोर्टिंग जब महंगा होगा तो उस पर पड़ेगा। दूसरी बात कि महंगाई के अनुपात में लोगों की आमदनी सरकार नहीं बढ़ा पाई। आज कैसे किसान से पूछें आप तो जितनी उसकी लागत लग रही है उसके अनुसार उसकी भाव फसल का पहला उसको उपज नहीं मिल पा रही है। और जब तक उसको ये असमानता रहेगी उसकी कमाई में और खर्च में, निश्चित रूप से तकलीफ, ये महंगाई की तकलीफ बनी रहेगी। और जो चीज़ों पे सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे खाद्यान्न बिक्री के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, सरकारी जो अन्य खरीदी होती है उन पे नियंत्रण होना चाहिए। अभी आप पढ़ते हैं रोज़ कहीं घी पकड़ा रहा है नकली, कल तेल पकड़ा रहा है नकली, कहीं मतलब कौन सी चीज़ें दूध पकड़ा रहा है नकली। पकड़ाने की खबर तो आती है, लेकिन आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हुई हो या किसी को सज़ा हो गई हो। मेरे ख्याल से मिलावटखोरों के खिलाफ़ भी फांसी की सज़ा देना चाहिए आपने। ये जो जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से शासन 100% दोषी मानता हूँ मैं कि ये चीज़ों पे नियंत्रण करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रशासन की होती है। लेकिन प्रशासन किसके काम के इशारे पे काम करता है? सरकार के इशारे पे। और सरकार ने लगता है या तो सारे 2 नंबर के कारोबारियों को छूट दे रखी है कि आप सर करते रहो। मैं विधायक रहा जैसे कि सब महीने में 1-2 चालान बना लेना आप, तो दिखाने के लिए रहे कि सब 2 चालान बनाए हमने। लेकिन ईमानदारी से कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और उसके कारण महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी के विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और देखा जाए तो चुनाव मतलब कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से संगठन टूट रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भविष्य में कभी सरकार बनती है तो पार्टी किस हिसाब से देखे जाएंगे? देखिए, बात सिर्फ कांग्रेस के लिए लागू नहीं होती है। अभी आप देख रहे हैं जैसे 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, सभी कोई पार्टी ये कह दे कि हमारी पार्टी से कोई छोड़ के नहीं गया। सब पार्टी से लोग इधर से उधर हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का पहले जो लड़ते थे लोग चुनाव, मैं अपना खुद का कह सकता हूँ कि हमारा लक्ष्य था कि हमको क्षेत्र का विकास करना है, लोगों की सेवा करना है। आज के समय में पैटर्न बदल गया। अब लाख रुपया करोड़ रुपया जो खर्च करेगा आदमी, वो पहले क्या करेगा? अपना पैसा वसूल करने की बात करेगा। और भ्रष्टाचार का जन्म वहाँ से हो जाता है। ईमानदार आदमी आज चुनाव नहीं जीत पाता है, बेईमान आदमी चुनाव जीत जाता है। कितने अपराधियों को टिकट दिए गए बोलिए आप? जो गैंग चलाते हैं उनको टिकट मिला है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सारे राजनीतिक दलों में गिरावट जो आई है कि लोग बदल बदल के इधर से उधर जा रहे हैं। एक तरफ भाजपा क्या कहती थी, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, ये नारा सुना होगा आपने। लेकिन आज कितने सारे लोग भाजपा में कांग्रेस के जाके बैठे हुए हैं। तो हम तो कहते हैं भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है, कांग्रेस मुक्त तो हुई नहीं, बोले कांग्रेस युक्त हो गई है। सारे लोग आज जितने गए थे हमारे प्रदेश में गए, देश में गए, और तमाम लोग आज बड़े बड़े पदों पर बैठे कि नहीं बैठे। और जो लोग 50-50, 60-60 साल से लोग काम कर रहे थे वो घरों में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गिरावट है, और एक खास करके नरेंद्र मोदी साहब जब से सरकार में आए हैं, अभी जो पिछले 2014 से, इनका एक ही लक्ष्य किसी भी रूप में सत्ता मिलना चाहिए। अब इतने विधायक जो छोड़ छोड़ कर गए हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं मानो, तो आप क्या मानते हैं कि सिर्फ जो कल तक कहते थे कांग्रेस बहुत अच्छी है, आज कह रहे कांग्रेस बहुत ख़राब है। कल तक कहते भाजपा बहुत अच्छी है, आज कह रहे भाजपा बहुत ख़राब है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ नज़र आता है। इसलिए ऐसा लगता है कि, और कांग्रेस के साथ में एक गर्व से एक बात कह सकता हूँ, हम सत्ता में हो ना हो, चुनाव जीते हैं ना जीते, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई पूरे देश में एक गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता ना हो। हर गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मजबूत सिपाही है, मजबूती के साथ वो खड़ा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मैं तो ऐसा मानता हूँ, मेरा व्यक्तित्व, जब सूर्य को ग्रहण लग सकता है, चंद्रमा को ग्रहण लग सकता है, तो हम ये मान रहे हैं कि कांग्रेस को भी ग्रहण लग गया है। और ग्रहण कितनी देर के लिए लगता है? कुछ समय की बात है, वो ग्रहण से उभरेगी, कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी। तो सर, सत्ता में आई थी कांग्रेस, अभी मैं ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं गलती कांग्रेस के लोगों की भी रही होगी, कहीं गलती उन लोगों की भी है जो छोड़ के चले गए। लेकिन ये पैटर्न, अगर ये लोग गए इतने सारे, तो इसके पीछे कारण क्या था? कहीं ना कहीं लालच था ना, कहीं ना कोई कारण जो था, और वही कारण जो आजकल चल रहा है। अगर इस पर रोक नहीं लगी, लोग ऐसे बिकते रहे या स्वार्थ में जाते रहे, तो फिर अभी तो ये मैं चुनाव जीत जाऊँ, आज 1-2 करोड़ में खर्च करके जीत जाऊँगा,
बाहर बोर्ड लगा दूंगा कि जिसको ज़रूरत है आके मुझसे बात कर लें। ये हो जाएगा थोड़े दिन बाद। तो जैसे दुकानें लगती कि नहीं, जब विधायकों के बोर्ड लगते कि मैं बिकने को तैयार हूँ, कोई जो खरीदार आ जाए। पार्टी के सिद्धांत कहाँ गए, व्यक्तिगत सिद्धांत कहाँ गए, व्यक्तिगत उसूल कहाँ गए। सर, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री चुनाव में जैसे कि अगला चेहरा मुख्यमंत्री पद का किसको आप मानते हैं? किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। देखिए, अब ये निर्णय तो हाईकमान करता है। देखिए, और आज इस बात पे चर्चा करना भी मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा उचित है कि अभी चुनाव 2 साल लगभग हैं। अभी 2023 नवंबर में चुनाव है। इस बीच बहुत सारे नेता नए आएंगे भी, जाएंगे भी, बहुत सारी बातें होंगी। और ये हाईकमान पार्टी का जो प्रदेश का मुखिया है, अन्य वरिष्ठ नेतागण हैं, सब मिलकर तय करते हैं। जो सब तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार आती है तो। बीमा मिलना था, उसमें क्षेत्र में असंतोष की लहर मिल रही है जैसे कि देखा जा रहा हो, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे अनुभव के आधार पर पूरे क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से करोड़ों रुपया बीमा प्रीमियम के नाम पे किसान से वसूला जाता है। जो किसान चाहता है उससे लिया जाता है, जो नहीं चाहता उससे भी लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे आप मोटरसाइकिल का बीमा कराते हैं, जितना क्लेम बनता है आपको बीमा मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन हम प्रीमियम तो दे रहे हैं, लेकिन बीमा सरकार की मर्जी के हिसाब से मिलता है। कहीं पे 1000 रुपये एकड़ मिला, कहीं पे 5000 रुपये एकड़ मिला, कहीं 5000 रुपये एकड़ मिला। तो ऐसा जो अलग अलग तरह का जो रुझान दिखता है वो असंतोष का कारण बन रहा है। और 2020 का बीमा आज हो गया 2022। बारिश हुई थी उधर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में, 1.5-2 साल हो गया। आज अरबों रुपए का जो बीमा सिर्फ खाते का विधानसभा से दिया जाता है। आप चाहें तो बैंकों से आंकड़े निकाल लें, मेरे ख्याल से 50-100 करोड़ से ज़्यादा बीमे की राशि यहाँ से जाती है। ये 100 करोड़ का बीमा के ब्याज कितना बनता है? हमको ब्याज ही नहीं मिल रहा है। हमारा प्रीमियम जो जमा करें हमको वही मिल जाए तो बहुत है। तो किसानों में भयंकर असंतोष है और आने वाले समय में बहुत जल्द यहाँ पे बहुत बड़ा एक आंदोलन इस मुद्दे पर होगा। आगे भी हमने बीमा सरकार से लिया है, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमारे पास जो अनुभव है कि जैसे बच्चा एक रोता है ना, माँ उसको कड़वी दवा पिलाती है, बच्चा मुँह नहीं खोलता है। लेकिन माँ जानती है कि इसकी नाक दबा दो बच्चा मुँह खोल देगा। तो कांग्रेस जनों को, किसानों को भी बात समझ आ गई है कि सरकार की नाक कब दबाना है, और जब नाक दबाएंगे तो अपने आप बीमा भी यहाँ पर आ जाएगा। अभी मतलब बैंकों का घोटाला हुआ है, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सरकार जब से आई है, प्रधानमंत्री जब से आए हैं, जब से मतलब घोटाले पे घोटाले देखे जा रहे हैं बैंकों के, और जो बैंक से फ्रॉड मतलब लोन लेते हैं और बाहर चले जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से ऋषि अग्रवाल नाम के व्यक्ति जो हैं इस कंपनी के मालिक हैं। और सरकार की जानकारी में 2017-18 में बात आ चुकी थी कि बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। जिस नाम से कर्जा लिया गया है शिपयार्ड के नाम से, वो पैसा वहाँ नहीं लगाया गया है। बढ़ते बढ़ते आज 23,000 करोड़ पे पहुँच गया। वो तो CBI ने और सरकार में बैठे विपक्ष के लोगों ने जब मुद्दा चलाया तो अब ऋषि कुमार शुक्ला के खिलाफ FIR हुई, ABG कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट हुआ। उसकी जो डायरेक्टर थी, एक चित्रा नाम से कोई महिला है, वो कोई ऐसा सुनते हैं कि कोई साधु चलाता है, योगी बाबा है कोई, वो दिखता नहीं है। लेकिन वो उसको सब वो कि इसको डायरेक्टर बनाओ, इसको हटा दो, इसकी तनख्वाह बढ़ा दो, इसको ये कर दो। तो बाबा है कौन आखिर? और मेरे कहने में कोई झिझक नहीं कि कहीं न कहीं मोदी सरकार का संरक्षण इस व्यक्ति को है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों इस बात का खुलासा हो जाएगा। और तकलीफ इस बात की, वो 23,000 करोड़ सरकार का जो आपने डुबा दिया, खर्च कर दिया, 23,000 करोड़ कई बच्चों के काम आता, कई अस्पताल बन सकते थे उसमें। एक किसान है या आप बेरोजगार युवा है, मानो अगर अब के किसान 100 एकड़ का मालिक है, वो 10 लाख रुपए मांगने जाएगा तो बैंक वाले परेशान कर लेंगे उसको, बोलेंगे नहीं दे सकते। एक युवा जाएगा तो बोलेंगे नहीं दे सकते, या इतनी फॉर्मेलिटीज बताएंगे। अब 23,000 करोड़ छोटी राशि नहीं होती। 23,000 करोड़ का लोन आखिर आपने दिया उसको, क्या उसके जांच हुई बाद में? पैसा देने वाले पर अभी प्रधानमंत्री आवास की किस्त मिलती है, आपको ध्यान हो तो, एक किस्त मिली आपको, काम देखने आएगा इंजीनियर, वो काम पूरा हो जाएगा तो दूसरी किस्त देंगे, फिर काम हो जाएगा तो तीसरी किस्त देंगे आपको। सरकार लोन जो देती है ना, आप दुकान खोले, उसमें भी यही सिस्टम है कि दुकान बताओ, तुम कपड़े की दुकान कहाँ खोल रहे हो, दुकान देखेंगे वो।
तो आखिर इसमें आपने क्या देखा वहाँ पर? इतना बड़ा फ्रॉड आपके नाक के नीचे हो गया और जांच करने में 5.5 साल लग गए। अभी कोई छोटा मोटा किसान होता, छोटा मोटा कोई बिजली का बिल बाकी होता, तो उसकी मोटरसाइकिल उठा ले जाते, घर का सामान उठा ले जाते हैं। 23,000 करोड़ का ऋषि कुमार अग्रवाल कहाँ है, ये पता ही नहीं सरकार को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये कहने में कोई झिझक नहीं 2014 के बाद। मैं ये नहीं कहता कहीं पहले भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, लेकिन जो इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं और सरकार मौन है। आज प्रधानमंत्री छोटी छोटी बात पे, एक क्रिकेट खिलाड़ी की उंगली में चोट लग गई तो उससे बात करते हैं फ़ोन पे। कोई मतलब बहुत बड़ी कोई घटना घट जाती है तो उसके वहाँ बात कर लेते हैं। लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब खामोश है। भाजपा के सारे नेता खामोश हैं, सारे किसान नेता, कितने संगठन हैं यहाँ पर, सब खामोश बैठे हैं। ये 23,000 करोड़ रुपया उनका नहीं था, न मोदी जी का है न भाजपा का है। ये पैसा देश के मजदूरों का, देश के नौजवानों का, देश के व्यापारियों का पैसा था जो टैक्स के रूप में वो दे रहे थे। आप वो पैसा अगर आपने बिगाड़ा है तो इसके जो 100% जिम्मेदार मोदी सरकार में बैठे लोग हैं, और इसका तत्काल निर्णय करना चाहिए। भविष्य की बात, जैसे हमारा शो न्यू है, भविष्य की बात में आपको बात करके कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा, और खुशी इस बात की है कि इंटरव्यू देने वाला भी कन्नौज का है, इंटरव्यू लेने वाला भी कन्नौज का है। आपने व्यक्तिगत जो अपने भविष्य की बात लगा के चैनल चालू करी है, अपना चैनल चालू करा है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा फील्ड है बेटा, बहुत अच्छा काम करने का अवसर है। बस ये है कि चेहरा देख के, दल देख के, उसकी हैसियत देख के उससे बात मत करना, उसके कामों को देखकर और उन कामों के समझ लो के जो जवाब सवाल आप करते हैं, जिसके साथ लगता है कि वाकई में सही सोच है, उसके साथ खड़ा हो। अधिकतम तो लोग सत्ता के साथ घूम जाते हैं। देखो, मेरा सिर्फ ये है कि आपकी बहुत लंबी उम्र बाकी है अभी, और अच्छे इस क्षेत्र में नाम कमाना है तो सत्य के पीछे चलो। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होगा, जैसे सुना है मैंने। अगर सच राह पे चले तो निश्चित आने वाला कल तुम्हारा होगा, भविष्य की बात का होगा। तो दर्शकों, आपके भी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भविष्य की बात में आपको फिर मिलेंगे नए व्यक्ति के साथ और नई भविष्य की बात करेंगे आपके साथ। थैंक यू, धन्यवाद, लाइक करें।